सदर जलसा मोहतरम निसार अहमद सिद्दीकी साहब के नज़ीर में तशरीफ फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेंट्रल नागपुर के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अब्दुल शारिक साहब, नॉर्थ नागपुर से मजलिस के उम्मीदवार हमारी बहन कीर्ति डोगरे साहिबा, जावेद अख्तर साहब सदर नागपुर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शाहिद रंजनवाला साहब सदर यूथ, हाजी मोहम्मद जुबैर अशरफी साहब, हाजी मोहम्मद तस्लीम साहब, हाजी काजी सैफुद्दीन साहब, नफारुद्दीन अंसारी, रिजवान साहब, जियाउर रहमान, कादरी शाहिद खां साहब, शुजाउर रहमान, हाजी अब्दुल अलीम अलीम साहब, हाजी अब्दुल लतीफ साहब, अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी श्रद्धा और माँ बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यह इंतखाबी जलसे का इनेकाद नागपुर में यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड मोमिनपुरा में इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हज़रात, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माँ और बहनें 31 अक्टूबर के दिन अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करें। हिंदुस्तान की जमहूरियत ने आवाम को एक मौका दिया जो 5 साल में एक मरतबा आपको मिलता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने पसंद के उम्मीदवार के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें, उनको कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही सिवा है, गुजारिश है कि हमारे मुल्क में जो सियासी हालात हैं, आप तमाम हजरात बाशऊर हैं, आप मुझसे बेहतर बाखबर हैं, हालात पर आप तमाम की गहरी नज़र है और आप जानते हैं कि किन चैलेंजेस का हमको मुकाबला है और किस किस जाविये से, किस किस तरीक़ों से हम पर हमले किए जा रहे हैं। ये नागपुर की एक तारीखी सरजमीन है जहां पर बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का जो संविधान बनाया और बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम तमाम को इस बात की इजाजत दी कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले और हमको अगर अपना कोई मजहब पसंद नहीं आया तो हम वो मजहब को भी छोड़ दें। इसीलिए आपके इस तारीखी शहर में इसको बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम से, दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। दशहरे के दिन जहां पर आरएसएस के सरसंचालक अपनी तकरीर करते हैं, उसी दिन बाबा साहिब ने अपना मजहब तब्दील करके बौद्ध मजहब को इख्तियार किया था। ये हिंदुस्तान की संविधान की खूबसूरती है कि आर्टिकल 25 में, आइन के दफा 25 में मजहबी आज़ादी तमाम हिंदुस्तानियों को दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि मजहबी आज़ादी हमारे मुल्क में एक बुनियादी हक है, एक फंडामेंटल राइट है। और जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी, इस मजहबी आज़ादी के ऊपर मरकजी हुकूमत की तरफ से, बीजेपी बहैसियत सियासी जमात की तरफ से इस पर हमले किए जा रहे हैं और इसको कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। हालिया मिसाल आपके सामने ये है कि हमारे भारत के वजीर दिफा फ्रांस को गए, वहां पर हमारे मुल्क में फ्रांस से एक फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हमको मिली। तो वहां पर जो वजीर दिफा एयरक्राफ्ट को ले रहे थे, तो उस फाइटर एयरक्राफ्ट, रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के पहियों के आगे फ्रांस में पैदा हुए जो नींबू भी रखे गए थे। नींबू रखा गया और वो तहजीब का हिस्सा है मानने वालों का। मेरा मानना ये है कि अपने मजहब पर फख्र से चलने का मौका जो संविधान देता है उसको मिलना चाहिए। मुझे इस बात का शिकवा नहीं है कि आपने फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने नींबू रखे। मुझे एतराज इस बात का है भाई मैं नहीं गाली किया, मुझे इस पर इतराज नहीं है। आपने किया, बहुत अच्छा किया, मगर ये बोलना कि इस मुल्क में एक मजहब रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, ये नहीं हो सकता। नहीं है, ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानता है। हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं, हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब को मानता है। हिंदुस्तान का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान आरएसएस के लोगों को पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर कोई अल्लाह या भगवान को नहीं मानता तब भी हम उसको इज्जत देंगे। मगर यहां पर मसला यह है, क्योंकि सावरकर ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में इस बात को लिख दिया, आज आरएसएस और बीजेपी उसी सावरकर की जो हिंदुत्व किताब की आइडियोलॉजी है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उनका झगड़ा सिर्फ यही है कि हम संविधान को सामने रखकर उनसे कह रहे हैं कि ये संविधान तमाम मज़ाहिब को, तमाम तहजीबों को मानता है, इजाजत देता है और ये मुल्क उसको सेलिब्रेट करता है। मगर यहां पर मसला ये हो रहा है कि जब तक मैं अपनी मजहबी शनाख्त को ना खो दूं, जब तक हमारी माँ और बहनें अपने चेहरों से निकाब को निकाल ना दें, बुर्खे को निकाल दें, चादर को निकाल दें, नौजवान अपने चेहरों से दाढ़ियों को निकाल दें और जब वो अपनी मजहबी शनाख्त को खो देंगे तो तब जाकर उनसे कहा जाएगा कि हाँ, तुम अब हमारे पूर्वजों के सच्चे जानशीन। मेरा झगड़ा सिर्फ यही है कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आप नींबू रखते रखिए, जो करते करिए,
मगर हम पर मुसल्लत मत करिए, हम पर मुसल्लत मत करिए। यही तो झगड़ा है, यही तो जिद्दोजहद है, यही तो सवाल है जो पिछले 5 साल से बीजेपी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की प्लुरलिज्म को, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को मजबूत करने के बजाय उसको कमजोर करने की पूरी कोशिश करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखिए यहां पर आरएसएस का हेड ऑफिस भी है, और अगर मैं नागपुर आकर आरएसएस पे ना बोलूंगा तो मुझे बड़ी तकलीफ है। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर मेरे दुश्मन बैठे हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं अपनी जानिब से उनका वेलकम करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आकर हमारी आवाज को सुन रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हक के रास्ते पर लाए। दशहरा के दिन आरएसएस के सरसंघचालक ने तकरीर में कहा कि भारत में जो मॉब लिंचिंग है वो होती नहीं है, ये कोई वेस्टर्न कंट्री या मगरबी मुल्क की चीज है या किसी और मजहब से इसका ताल्लुक है। यानी आरएसएस के चीफ अगर कोई पॉलिटिशियन होते तो बेहतर पॉलिटिशियन बन जाते, मोदी से अच्छे हो जाते, मगर शायद अभी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि वतन अजीज भारत में मॉब लिंचिंग है ही नहीं। हम उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार है। अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार रोककर गाय के गोश्त के शुबा में, सस्पिशन में खूब रोड पर उसको रोककर गाड़ी से निकालकर मारा गया, पीटा गया और पिटाई की वीडियो निकाली गई और अलीमुद्दीन की मौत हो गई। तो कोर्ट ने उन तमाम कातिलों को कातिल करार दिया, उनको सजा दी, और जब वो कातिल कन्विक्टेड प्रिजनर्स हाईकोर्ट से बेल लेकर आए तो बीजेपी के एक मरकजी वजीर जिनका नाम जयंत सिन्हा है, उन्होंने उन कातिलों का गुलपोशी कर फूल के माला उन गले में डालकर उनका इस्तेमाल किया। तो हम पूछना चाह रहे हैं आरएसएस के सरसंघचालक से कि सर, ये आपके कल्चर का हिस्सा है कातिलों को फूल पीना, जिसको कोर्ट ने सजा दी, और वो मॉब लिंचिंग उन्होंने किया था, और फिर बोलना कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई। आप बताइए कि तबरेज को क्यों मारा गया? तबरेज अंसारी रांची का एक गरीब बच्चा जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूना में एक वेल्डिंग की दुकान में काम करना शुरू किया, जाकर शादी किया, और रात में किसी जगह पर जा रहा था तो चोर कहकर उसको पकड़कर रात भर मारा गया, रस्सियों से बांधकर। और वो हैरत अंगेज बात और बड़ी तकलीफ ने बात की है कि जब तबरेज ने जब तक अपना नाम सोनू कहा तो उसको कम मार पड़ रहे थे। जब तबरेज ने कह दिया कि मेरा नाम तबरेज है, उसके बाद नाथुराम गोडसे के सही जानशीन वो तमाम के तमाम ने तबरेज को रात भर मारा, और हस्बे रिवायत पुलिस सुबह में पहुंची और पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन लेकर गई, और पुलिस स्टेशन में वहां पर भी ताशुबियत का मुजाहरा। अगर किसी को रात भर मारा जाता है तो किसी भी इंसान का काम ये होता कि भाई जिसको रात भर पीटा गया उसको पहले अस्पताल पहुंचा दे, मगर हजरत पुलिस ने उसको लाकर लॉकअप में डाल दिया और उस पर चोरी का मुकदमा लगा दिया। बाद में कोर्ट को लेकर गए, कोर्ट से जेल, और फिर जेल में जाने के बाद 1 दिन के बाद तबरेज की मौत हो गई। और जब तबरेज की बीवी जो बेवा हो चुकी हमारी बेटी मुझसे आकर मुलाकात की, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं क्या बोलता हूं उसको कि तुम्हारे शौहर की मौत मॉब लिंचिंग से नहीं हुई?
मॉब लिंचिंग का ताल्लुक वेस्टर्न कंट्री से है, मॉब लिंचिंग का ताल्लुक किसी मजहब से है। और तबरेज को जब मारा जा रहा था तो उससे कहा जा रहा था कि ये नारा लगा, ये नारा बोल, यानी हर मारते वक्त बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमारे अब्बा, हमारे दादा, हमारे नाना पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने अंबेडकर और गांधी के पैगाम को समझा और अपनाया। हमने ताज बाबा की सरजमीन को कहा कि ये हमारी सरजमीन है। हमने गरीब नवाज की सरजमीन को कहा ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हमने कहा कि यहां पर हमारी जहांबानी और जाफशानी के निशानियां हैं। इस मुल्क में मेरी 100 साल, 200 साल, 300 साल नहीं बल्कि 1000 साल की तारीख है। हम पाकिस्तान को मुस्तरद किए। मगर ये अजीब बात है कि किसी को भी पकड़ेंगे और बोलेंगे बोल मुर्दाबाद। याद रखो, हमको तुम्हारे से वफादारी के सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमको वफादारी का सर्टिफिकेट बाबा साहिब अम्बेडकर ने दे दिया संविधान बनाकर, और आप हमको बोलते हैं। और तबरेज की मौत कैसे हुई? तबरेज की मौत हुई, रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट, कि उसके सर में खोपड़ी के 3 जगह पर उसका फ्रैक्चर हो गया और तबरेज की मौत हो गई। और आरएसएस के लोग बोलते नहीं, ये तो भाई मॉब लिंचिंग होती नहीं है। मॉब लिंचिंग मुल्क में हुई, हो रही है और होती रहेगी। मॉब लिंचिंग में मुसलमान भी मर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी मर रहे हैं, आदिवासी भी मर रहे हैं, दलित भी मर रहे हैं। हमारे मुल्क में माहौल ये बन चुका है कि अगर कोई किसी के ऊपर मारना है तो बोल दो ये गाय का गोश्त चोरी कर रहा था, बोल दो, दलित है या कोई भी हो। क्या आपने वीडियो नहीं देखा? एक बीजेपी के लीडर ने एक दलित भाई हमारे, जो गाय मर चुकी थी, उसको लेकर जा रहे थे गाड़ी से, तो रोक कर मारा कि तू घसीट कर क्यों ले जा रहा? मैं वो बीजेपी के लीडर से बोल रहा हूं, तू क्या कर रहा था? अपने खंडे को उठाकर लेकर जाना था ना। अगर तुझे इसकी मोहब्बत है, तू इस दलित को मारा, हमारे भाई को मारा, तो तू अपने खंडे को उठाना था। मगर तू नहीं उठाएगा, हमको उठाना पड़ता, क्योंकि तुम ये काम हमको दे दिए कि ये काम तुम्हारा, हमारा काम हुकूमत करना, तुम्हारा काम हुक्मरान रहना, हमारा काम गुलामी करना, तुम्हारा काम इख्तियार की कुर्सियों पर बैठना और मेरा काम सूरज के अंदर जाकर साफ करना। मेरे भाई, ये मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अब जब से बीजेपी इख्तियार में आई, हो रहा है, ये हो रहे वाकयात और कम नहीं होंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम खाली बोलते हैं मुझे मारो, मुझे मारो, लोगों क्यों मारे? पीटे जाते, दलित पीटे जाते। मॉब लिंचिंग खत्म नहीं होती। मॉब लिंचिंग कब खत्म होगी? जिस दिन मोहन भगवत ये बोलेंगे किसी को भी नहीं मारना, कानून अपने हाथ में नहीं लेना, इंसान की जिंदगी जानवर से बड़ी है। जिस दिन मोदी बोलेंगे कि तुम लोगों को मैं जेल में डालूंगा और अगर जेल में डालने से पहले तुम्हारे हाथ पैर या जो भी है पुलिस को बोलूंगा तुम्हारा इलाज करो, 5 मिनट में ये तमाम के तमाम ये जो हिजड़ों की फौज है ना, मुकम्मल से खत्म हो गई। ये तमाम जो मॉब लिंचिंग करते उनको बोल रहा हूं मैं हिजड़े, मैं आज किसी और को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जब हिंदुस्तान में, भारत में मॉब लिंचिंग होती है तो वो इंसान की नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिंचिंग हो रही है। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लिंचिंग कर रहे उनको मुखन्निस बोलना भी गलत है, उनको तो और खातिर बोलना पड़ेगा, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोलना पड़ेगा। मगर ये वाकयात हो रहे हैं तो आरएसएस के सर संचालक को हम बताना चाह रहे हैं कि सर मॉब लिंचिंग होती है और हो रही है। अब लोग बोलते हैं कि तुम आरएसएस के खिलाफ हो, बिल्कुल हूं,
रहूंगा, इंशाअल्लाह जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी संविधान है। मेरी आइडियोलॉजी हेगडेकर, गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय या सावरकर की आइडियोलॉजी नहीं है। मैं अम्बेडकर का चाहने वाला हूं, क्योंकि अम्बेडकर ने मुझे ताकत दी संविधान बनाकर। मगर अगर जुल्म आरएसएस पर भी होगा तो हम तनकीद करेंगे। बंगाल की सरजमीन मुर्शिदाबाद में एक आरएसएस के रुकन के घर में घुसकर उसको, उनकी बीवी को और उनके मासूम बच्चे का कत्ल हुआ तो मैंने मजम्मत की। मैंने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी से मुतालबा किया कि ये जो कत्ल हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं, आप उसकी फौरन इंक्वायरी करवाइए, जल्द से जल्द साथियों को जेल में डालिए। हमारे मीडिया के लोग आकर पूछे कि तुमने आरएसएस के मेंबर के कत्ल पर इस तरह का बयान दिया, कैसे किया? तो मैंने कहा मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं और मेरे इख्तिलाफात किसी से भी हो सकते हैं, मगर तशद्दुद का रास्ता कोई नहीं अख्तियार कर सकता। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, कोई किसी के बच्चे को नहीं मार सकता, कोई किसी के घर में घुसकर किसी के बीवी को नहीं मार सकता। ये मुल्क को अगर बचाना है तो इस तरह के मजाइले करना जरूरी है, चाहे किसी आरएसएस वाले को मारो, चाहे किसी को मारो, ये हमारा फर्क है। और अगर कोई मजम्मत नहीं करता तो वो जाने और उसकी इंसानियत की सोच जाने, मगर हमने मजम्मत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और तीसरी बात यह है कि नागपुर में आकर अगर मैं फजीलतुल शेख हजरत मोदी पे भी ना कहूं तो गलत होगा। तो वजीर आजम आज चीन के जो सदर है उनसे मुलाकात किए तमिलनाडु। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम चीन से मुलाकात कर रहे हैं और भूटान जहां पर हिंदुस्तानी को जाने के लिए पास वीजा की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, हम उनको करोड़ों अरबों रुपया देते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा सपोर्टर है भूटान का, और वो भूटान कह रहा है कि डोकलम पर हम और चीन बातचीत कर लेंगे। ये क्या बात है? मोदी जी जरा इस पर भी गौर करिए। जब आप चीन के सदर से बात कर रहे हैं, भूटान जिसको हमने सब कुछ दिया, हमारा करीबी दोस्त पूरे बड़े सगीर में, साउथ एशिया में एक ही तो हिंदुस्तान का दोस्त है भूटान, और वो भूटान बोल रहा है कि हम चीन से डोकलम पर बात करके खत्म कर लेंगे। अगर डोकलम पर बात हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या होगा? इस पर भी गौर करना है। और फिर हमारे वज़ीर आज़म माशाअल्लाह अमेरिका गए थे। अमेरिका में जाकर गए, अमेरिका गए, वहां पर बड़े बड़े इजलास हुए और हौडी मोदी वो सब चीजें दिखाई गई मीडिया में। माशाअल्लाह मीडिया वालों को दिखाना जरूरी है, उनकी एक जो भी है विचारों को दिखाना जरूरी है आजकल। मगर मैं हमारे मीडिया के लोगों को, मैं उनके साथ हूं। ये जितने हमारे मीडिया के जो लोग दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी तकरीर को सुनने आए हैं, ये भी परेशान है, इनकी नौकरियां जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इनसे पूछना कि भैया आपके कितने लोगों की नौकरी चले गई, तो सब बोलेंगे हाँ ये ओवैसी भड़काऊ भाषण को देता मगर सच बात बोलता है, सबकी सब नौकरी चले गई। ये लोग कुछ परेशान है। माने एक एक मीडिया का आदमी 3-3 लोग का काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि हजरत मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसियों का खमियाजा हमारे मीडिया के दोस्तों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे भाई हाँ अमेरिका गए, अमेरिका जाकर क्या मिला? अमेरिका और हिंदुस्तान का ट्रेड एग्रीमेंट किधर गायब हो गया नहीं मालूम, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका से कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान पर तनकीद कर रहे हैं कश्मीर की पॉलिसी को लेकर। एक नहीं, दो नहीं, कई एमपीओ ने खत लिख दिए
कंडेम किया कि पिछले 2.5 महीने से आपने उनको महरूज बनाकर रख दिया, वहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, उनको कैदियों की तरह उनको ट्रीट किया, सब नजर रखे। मगर हमारे वजीर आजम और ये मीडिया ने, मीडिया के ऊपर जो मीडिया है वो हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं कि बागों में बहार है, सब कुछ अच्छा। आप वजीर आजम से पूछिए क्या मिला भाई अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ नहीं मिला। और ट्रंप तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। यानी अबे आवाज कम कर दी। और उसको मोदी जी बोल दिए कि इसको दोबारा बना दो सदरमान। वजीर आजम, हमारे मुल्क के वजीर आजम ट्रंप का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मोदी जी उसका हाथ और आपका हाथ, कहां आप कहां वो। और आप कह रहे हैं ऐसा चल रहा है जैसा दो पुराने दोस्त बरसों के बाद नागपुर के मोमिनपुरा में मिलके बड़े का खाते, नहीं खाते हो मिलके। मैं दोनों मिसाल दे रहा हूं, दो दोस्त मिलते कहां जमाने के बाद मिला, चला बैठो करके यहाँ बैठा है। अरे क्या मिला हिंदुस्तान को बताइए आप? कुछ नहीं मिला हिंदुस्तान को। हमारे वजीर आजम गए अमेरिका को, क्या मिला बताओ? ट्रेड एग्रीमेंट मिला। यकीनन मेरी तकरीर के बाद बीजेपी, आरएसएस सब लोग मुझे गालियां देंगे, मगर मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दो। मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दो। आपके पास कोई जवाब नहीं है। और वतन अजीज में हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मैं सबको एक देखता हूं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं तो बताइए, जब मरकजी बजट पेश हुआ, विजारती अक़लियती बहबूद का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स। उसमें मोदी जी ने पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी झूठ बोले, जैसा गवर्नमेंट मनी बोले कि हम इतने लाख लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, कहा कि हम 60 लाख या 70 लाख मुसलमानों को देंगे। जब बजट आया तो इत्तेफाक की बात है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हूं, थोड़ा ज्यादा नहीं। नकवी साहब मोदी साहब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे। मेरी गलती यह है कि मैं बाहर जाके लॉ की डिग्री लेके आया, मैं थोड़ा पढ़ लिया। पढ़े तो मालूम हुआ कि उसमें से पहले पिछले साल के बनिस्बत इस साल वो तो 130 करोड़ रुपए कट कर दिए। और आप बोल रहे 60 लाख को मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों झूठ बोलते? झूठ कहा इस सरकार ने। और मेरा हमेशा से मुतालबा रहा कि पूरे माइनॉरिटीज को डिमांड ड्रिवन करो स्कॉलरशिप, कि जो कोई अप्लाई करेगा उसको दो स्कॉलरशिप। आप रिजर्वेशन तो नहीं देना चाहते महाराष्ट्र में, मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते आपने मराठों को दिया, मराठों को आपने बैकवर्ड क्लास कर दिया, मगर मुसलमानों को नहीं। हम मुसलमानों को रिलीजन के नाम पर नहीं, मुसलमानों में जो 55 बिरादरियां हैं उनको हमने कहा था। और हमारी पसमानदगी, हमारा बैकवर्डनेस समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी मराठों से भी कम है, दलितों के बराबर है, मगर नहीं मिलता उनको। और फिर मोदी बोलते सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल, अपीसमेंट फॉर नन। बीजेपी का फार्मूला क्या है? डेवलपमेंट। जब बीजेपी सबका साथ सबका विकास बोलती तो आप कंप्यूटर आपके घर में रहे या आपका सेलफोन रहा तो पासवर्ड मारना पड़ता। तो यहां पर क्या है? सबका साथ सबका विकास का पासवर्ड हिंदुत्व है। हिंदुत्व पासवर्ड मारो, आगे बढ़ो। सबका साथ सबका विकास कहते और अक़लियतों को, माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप में आपने पैसे कम कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका रिकॉर्ड है। हम कह रहे हैं कि सबको स्कॉलरशिप दो। मुस्लिम अक़लियत तालीम में पीछे है। हमारी बेटियां पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं में सबसे ज्यादा इलिटरेट है।
100 में एक ग्रेजुएट मुसलमान होता है, स्कॉलरशिप दो ना। तुम पैसे ही नहीं देते तो क्या पढ़ेंगे गरीब? और मुसलमान पढ़ना चाहता है, बेटा है, लोग बोलते नहीं नहीं, ये आरएसएस बीजेपी के लोग बोलते नहीं, इन्हों 4-4 इनके बीवियां हैं। अरे पागलों, एक में परेशान हूं मैं। 4 बीवियां होते हैं, बहुत बच्चे पैदा करते, क्या पैदा करते बताओ? हमारा पॉपुलेशन का डिकेडल ग्रोथ गिरा है और सन 2030 तक वो स्टेबिलाईज हो जाएगा। मगर आरएसएस के तमाम लोग बार बार चीखे मारते होते नहीं नहीं, मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ जाएंगी, ये मुल्क पूरा उनका हो जाएगा। नहीं होता मेरे भाई, आराम से बैठो आप। 250 साल लग जाएंगे अगर हमारा पॉपुलेशन नहीं भी गिरा तो। अगर आप पॉपुलेशन और कम करना चाह रहे तो पढ़ाओ ना हमको, रिजर्वेशन दो ना हमको, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, आईपीएस ऑफिसर बनने दो, जजेस बनने दो, नौकरियां मिलेंगी, पढ़े लिखे होंगे तो सब हल होगा। मगर नहीं देंगे आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। आप मराठाओं को रिजर्वेशन देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। आप इकोनॉमिक्स ग्राउंड पर आला जात के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर देकर तुमने बाबा साहिब अम्बेडकर की तौहीन की, मगर वो कम्युनिटी जिसका हर सोशल इंडिकेटर सबसे कम है उसको नहीं देते आप। मेरे भाई, ये बीजेपी की हुकूमत का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में और दिल्ली में और हिंदुस्तान के वजीर आजम बीजेपी सिर्फ सबका साथ सबका विकास की बातें करते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा काम हो रहा है। इस साल महाराष्ट्र में 2019 में जनवरी से जून तक 1200 या 1300 किसान खुदकुशी कर लिए, 34,000 करोड़ का लोन माफी भी किया, उसके बावजूद भी 3,400 खुदकुशी की। 2014 से 18 तक 14,500 किसानों ने महाराष्ट्र में खुदकुशी की। हफ्ते में 7 किसान मरते। विदर्भा सबसे बैकवर्ड एरिया है। आप बताइए फिर आपका क्या रिकॉर्ड है? हाँ, ये बात सही है कि महाराष्ट्र में कोई अपोजिशन नहीं है, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कानून बैठ जाएगी महाराष्ट्र में। आपका खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं होगा, अपोजिशन पर मजलिस है और मजलिस वो अपोजिशन का रोल निभाएगी इंशाअल्लाह होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौकरियां नहीं है हिंदुस्तान में। हमारे मीडिया के लोगों के ताल्लुक से कहा किसी को नौकरी नहीं मिलती, झूठ बोलते हैं लोग। हमारे मुल्क में 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इतने नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, अगर मैं हाथ उठाकर सवाल करूंगा कि बताओ नौजवानों किस किस को नौकरी चाहिए, तो 90% बच्चे हाथ उठाकर कहेंगे हमको नौकरी चाहिए। आप देखना चाह रहे मीडिया के लोग, देखो किसको नौकरी चाहिए नौजवान। कैमरा खिलाओ और दिखाओ मोदी जी को कितने लोगों को नौकरी चाहिए, यहाँ पर भी पूछो। और आप बोलते सबको मिल गई नौकरी। अरे सबको मिल गई, देखो लोग कैमरे वाले भी उठा रहे हैं, उनको भी नौकरी चाहिए। किसको दिए थे नौकरी? आप किसको नौकरी दिए बताओ ना फिर हमको। वो नहीं बता सकते। हम टीवी पे आके जैसा टीवी पे आएंगे, आप बीजेपी की खासियत है नौकरी की बात करें तो बोलेंगे अमित शाह हमने 370 में निकाला। खाने को पेट में खाने को नहीं है, घर में चढ़ाक नहीं कर रहा, तुम 370। हम 370 निकाल दिया, क्या करें निकाल के? नौकरी मिल गई। 34,000 तुमने खर्चा किए किसानों पर, लोन माफी, मगर फिर भी किसान खुदकुशी कर रहा। और आप बोल रहे कश्मीर में डेवलपमेंट करेंगे, नौकरी नहीं है। महंगाई की बात करो, आप महंगाई की बात करो तो बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान। अरे क्या किधर किधर लेके जाएंगे आप? कब तक आप यही बात बोलते रहेंगे? टेररिज्म क्या खत्म करें? टेररिज्म कौन रोक रहा आपको?
क्यों नहीं करते खत्म आप? हम भी आपका साथ देंगे। मगर जो जिसके लिए भारत के लोगों ने आपको वोट दिया, नौकरी नहीं देती आप। अब तो 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदने को तैयार नहीं। 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदने तैयार नहीं। मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा था, मगर क्योंकि मैं बेशरम हूं इसलिए कह रहा हूं कि अंडरवेयर भी नहीं खरीद रहे लोग आजकल। तो मैं नहीं बोल रहा, मीडिया लिखा, पूछो इन लोगों से। आप हजरत गूगल पर जाकर सर्च करो, हजरत गूगल बोलेंगे, ओवैसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वो भी नहीं हो रहा। हर तरह से मुल्क में परेशानी है। जीडीपी हमारा गिरते गिरते इस पे आ गया, 5% पे आ गया। बंबई में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लोग रो रहे, उनको कह रहे कि 6 महीने में खाली 20,000 निकालो, आंसुओं से रो रहे, भीख मांग रहे, मगर नहीं मालूम। और आपको मालूम बीजेपी ने क्या किया 2018-19 में? जो बड़े बड़े रईसजादे करोड़पति लोग जो गवर्नमेंट के बैंक से लोन लिए थे 500 करोड़ 100 करोड़ का, 2018-19 में 2,75,000 करोड़ का लोन उनको माफ कर दिया। 2,75,000 करोड़ का लोन उनको माफ कर दिए। कौन माफ कर दिए? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी और बीजेपी। और एक गरीब, एक किसान 20,000 80,000 के लिए जान देता है। एक गरीब 5 लाख का लोन के लिए चप्पल घस जाती है, अगर लोन नहीं। और जो देना बाकी है बैंक को, गवर्नमेंट के बैंक को, कितने 2,75,000 करोड़ रुपए। और अगर कोई बीजेपी का लोग बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा, प्यारे तुम्हारा डेट, तुम्हारा टाइम, मैं तुम्हारे सामने खड़े रहूंगा, 5 मिनट में तुम चप्पल उठा के रखोगे। 2,75,000 करोड़ का लोन माफ करना। आप बताइए 2 लाख करोड़ किसको बोले मेरे भाई? अजीब और गरीब मामला है। मगर कुछ बोले कि नहीं, ये एंटी नेशनल है। नहीं, इन्हें ओवैसी पाकिस्तान का एजेंट है, इन्हें ISI का एजेंट है। अब नया शुरू कर दिए, इन्हें जिना बनने जा। अरे मेरे दादा जिना को गेट आउट बोले और यहां पर ठहरे, मैं ये जिना बनने जा रहा। अरे तुम्हारे को कोई दूसरी चीज याद नहीं आती? हमारे को देखते ही, हमको देखते ही 4 बीवियां, हमको देखते ही बच्चे बहुत पैदा करते, हमको देखते ही नहीं तुम लोग काबे की तरफ क्यों रुख करते, इधर रुख करो। अरे हर चीज में तुम हम पे शक। अरे क्यों शक करते भाई? हमने भी इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। भारत हमारा देश है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये नफरत की राजनीति करते, गलतफहमी पैदा करना, लोगों में डर पैदा करना, लोगों में ये पैदा करना। एक वक्त में प्लेन में कहीं जा रहा था, दिल्ली से कनाडा 3-4 घंटे का सफर होता। एक साहब मेरे बाजू बैठे, 1 घंटा देख रहे हैं मेरे तरफ, मसरूफ है। 1.5 घंटा हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं ये हूं। बोले हाँ आप। फिर 2 घंटे के बाद बोले कुछ पूछूं आपसे? नहीं पूछे मेरे। मैं उनको समझाया, मेरा ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे आप। तो उसके बाद 3-4 घंटे के सफर के बाद मेरे को अपना कार्ड दिए, बोले कि अब मेरे को मालूम हुआ कि सच्चाई क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में सेकुलरिज्म अब अपने बिस्तर मर्ग पर है, अपने बिस्तर मर्ग पर है। याद रखो मेरी बात को आप। हम भी चाहते हैं कि सेकुलरिज्म जिंदा रहे, क्योंकि हमारे संविधान का हिस्सा है। मगर सेकुलरिज्म क्या है बताओ मेरे को आप। कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से अगर हमारे बुजुर्गों में अभी भी ये बात हमारे बुजुर्गों में नहीं, ये ओवैसी आके चला जाएगा बोल के अपनी बात, मगर अपने लिए तो कांग्रेस है ना। चाचा
चचा मेरी बात को सुन लो, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी कदर करते हैं और करते रहेंगे। आपको जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, सियासत का भी तजुर्बा है आपको, मगर इस नाकिस की राय ले लो, आप इस खाकसार की बात सुन लो। अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है, अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है, याद रखो मेरी बात को आप। और अगर एक बदतमीजी के तरीके से आपको समझाऊं, अगर नागपुर के सबसे बड़े हकीम को भी आप बोलेंगे कि बेटा एक ताकत की दवा दे दे, तो जो कमजोर है उसमें ताकत पैदा हो जाएगी, कांग्रेस में नहीं पैदा हो सकती, नहीं पैदा हो सकती कांग्रेस में। कांग्रेस जिम्मेदार है 14 में मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए, कांग्रेस जिम्मेदार है 2019 में मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए। मैं नहीं हूं। जो कांग्रेसी बोलते हैं ना कि ये शख्स आएगा आकर इलेक्शन लड़के वोट काटता है, मैं तुमसे तैयार हूं, तुम किसी भी जगह मुझसे बहस कर लो। अगर नागपुर के फुटबॉल ग्राउंड में बहस करना चाहोगे, तैयार हूं। तुम अपने बंद कमरे में बहस करना चाह रहे, तैयार हूं। तुमको मैं बता रहा हूं, ये कांग्रेस की वजह से बीजेपी इख्तियार में है, और ये कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, क्योंकि इनके सदर गुजरात का इलेक्शन हो रहा था, तो कंपटीशन हो गया मोदी ने और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी उस मंदिर को जा रहे तो मोदी उस मंदिर को, इनू वहां यानी इनू पैदल गए तो इनू पैदल, दौड़ के गए तो इनू दौड़ के गए, इनू गाड़ी में गए तो इनू गाड़ी में गए। आखिरी में मोदी बोला मैं प्लेन को पानी में उतार दूंगा, उतार दिया। आप बताइए, इतना सब करने के बाद भी क्या मिला आपको? मेरे भाई, इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से अब नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है बताता हूं मैं आपको। समंदर में जब कश्ती डूबती ना, या अगर घर में आग लग गई, जब घर में आग लगती तो पहले बुजुर्ग क्या करते, बड़े चाहे उन्हें 80 साल के बूढ़े उन लोग, अगर उन्हें हट्टे कट्टे रहे तो बोलते पहले बच्चों को निकालो, औरतों को निकालो, फिर अपने औलाद को बोलते जा तू जा पहले, उसके बाद बुजुर्ग निकलते, बड़े निकलते। यहां कांग्रेस पार्टी का मिजाज ही है कि जब कश्ती डूब रही थी तो इनका कैप्टन पहले समंदर से कूद के साहिल पे आ गया। हाँ भाई, मैदान में क्या है बताओ आप? और लोग बोलते कि मैं वोट काट रहा हूं। अच्छा, मैं वोट काटा ना, कितने सीट लड़ी हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज बिहार में। हैदराबाद हम हराए बीजेपी को, औरंगाबाद शिवसेना को हराए, 20 साल के एमपी को हराए। किशनगंज में हम तीसरे नंबर पर आए। कितने वोट लिए किशनगंज में? 3 लाख वोट मजलिस ली। ये पूरा पार्लियामेंट 3 लाख वोट मजलिस ली, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार की पार्टी ली, और 3,50,000 वोट कांग्रेस की। अगर मजलिस नहीं रहती तो नीतीश कुमार की पार्टी 4 लाख वोट से जीत जाती थी, 4 लाख वोट से जीतती थी। हम 3 लाख लिए, नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000 से बीजेपी के साथ, और कांग्रेस 350। अब हमको इल्जाम लगाते। अब बताइए, 3 सीट में लड़ता हूं, मगर कोई कांग्रेस का लीडर कोई इलेक्शन की मीटिंग में बगैर ओवैसी का नाम लिए उसको समझता कि मैं अपनी मर्दानगी का इजहार करने के लिए मुझे ओवैसी का नाम लेना पड़ेगा। अरे तुम मर्द बन जाओ ना, मेरा नाम लेके क्या है? तुम मुकाबला करो बीजेपी से, नहीं कर पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कानून बन रहा था। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में
यूएपीए को और तरमीम किया जा रहा था, सख्त बनाया जा रहा था, जो हमारी संविधान के खिलाफ था। यानी दिल्ली में बैठकर अमित शाह एक टेररिस्ट की लिस्ट निकालेंगे, किसी का भी नाम डालकर बोलेंगे इस लिस्ट में कि जैद बकर ये टेररिस्ट है, और लिस्ट निकल जाएगी। कोर्ट को जाएंगे, बाद में लिस्ट निकाल देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने उस कानून की तारीफ नहीं की लोकसभा में? पूछो इन कांग्रेसियों से आप, किसका नाम आएगा लिस्ट में? कोई कांग्रेस का लीडर का नाम आएगा? नाम आएगा मजलूमीन का नाम आएगा, और सत्य रहना पड़ेगा जेल में 10-10 साल, 8-8 साल। वो यूएपीए का कानून भी बनाए थे 2009 में। जब मैं तनकीद किया पार्लियामेंट में, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरे को हंसकर कहा कि ओवैसी डोंट वरी, ये करना जरूरी है। मैंने कहा वरी करने की बात है, इस्तेमाल गरीबों के ऊपर होगा, मजलूमीन पर होगा, कमजोरों पर होगा, गरीबों पर होगा, आदिवासियों पर होगा, हम पर होगा, दलितों पर होगा, सब पर होगा। और ये कानून बीजेपी आकर और सब बना दिया। आप बताइए, कांग्रेस ने उसका साथ दिया? परसों की बात, पिछला पार्लियामेंट का सेशन, और आकर आप बोलते कि वो इसलिए कर रहा है। अरे मैं अपने हक के लिए खड़ा हूं, मेरी पार्टी अपने हक के लिए खड़ी है। मेरा जिंदगी का मकसद क्या है कि 70 साल आपने बहुत हुकूमत की, अब हम अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम कांग्रेस की गुलामी करते रहें। ये हरगिज नहीं हो सकता कि सेकुलरिज्म का बोझ मैं अपने कंधे पर डालकर किसी एक अड्डे का कूली बनकर ये बोझ उठाता रहूं। मैं अब थक चुका हूं इस बोझ को उठाते उठाते। अब मैं इस बोझ को नहीं उठाऊंगा, ना मैं उठाऊंगा, ना आने वाली नस्ल को उठाने दूंगा। ये बोझ मुल्क का बोझ है, सबको उठाना पड़ेगा। मैं नहीं उठा सकता ये बोझ। ये बोझ उठा कर मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरी आवाज खत्म हो चुकी है, मेरी शनाख्त को खत्म कर दिया जा रहा, मेरी तहजीब को खत्म कर दिया जा रहा, मुझे बेघर कर दिया जा रहा है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पर अगर किसी को उम्मीद है तो आप छोड़ दो उस उम्मीद को। मैंने हर जगह और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, याद रखो हमारे वतन अजीज में ये रात जो अंधेरी है, बड़ी लंबी अंधेरी रात होने वाली है। ये बड़ी लंबी अंधेरी रात होने वाली है, याद रखो। और अगर कोई कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर रहा है तो याद रखो, जब अंधेरी रात होती है तो बाद जगह पर जुगनू चमकते हैं। जुगनू रोशनी की निशानी नहीं बन सकते, याद रखो। वो कांग्रेस पार्टी का हाल है, ये खाली चमकते, इलेक्शन के वक्त चमकते, और जब हमारा वक्त आता हमको भूल जाते। मेरे भाई, कांग्रेस की जो मोहब्बत हमारे बुजुर्गों में है, उसको निकाल दो आप, निकाल दो आप। मैं आपको दलाइल के साथ कह रहा हूं, इनसे अब कुछ नहीं होने वाला है, इनसे अब कुछ भी नहीं हो सकता। और लोग जब हमसे सवाल करते हैं कि तुम वोट काट रहे, तुम्हारी वजह से उन्हें जीत जा रहे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, औरंगाबाद में हमने 30 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। 30 साल के एमपी का शिवसेना का, कांग्रेस नहीं हरा सकी, हम हराए उसको। कांग्रेस को कितने वोट मिले? औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट में 80,000 वोट। इम्तियाज जलील को 3-3.5 लाख के ऊपर वोट मिले। क्यों मिले? क्योंकि औरंगाबाद की आवाम ने नागपुर की आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुझे कहा, और ये कहा कि हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल। हमने कांग्रेस की मोहब्बत और उनकी गुलामी को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दिया। हम कांग्रेस की गुलामी से आजाद हुए तो ऐसा लगा कि हम पर से बलायात का खातिमा हो गया और हम मुत्तहिद होकर इम्तियाज जलील को कामयाब। मैं वो पैगाम सुनाने आप तक आया हूं। यहां पर भी आप कर सकते हैं। यहां पर हमारी बहन काबिल तरीन बच्ची है, हमारे सेंट्रल के उम्मीदवार है, काबिल तरीन है, जज्बा है काम करने का। मेरे भाई वोट डालिए,
जब औरंगाबाद में गिनती सीट पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो कोई मायूस बात नहीं है कि नागपुर की दोनों असेंबली सीट पर मजलिस की कामयाबी मुमकिन है। ये मुमकिन आप में से है, बशर्ते कि आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करें। लड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। ये लोग डरा डरा कर रख दे रहे हैं उनको। याद रखिए, अगर आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर जमहूरियत में हमारा नामो निशान नहीं रहेगा। आज हमको एक मौका दिया गया है कि हम अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करें। इसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है। मैं मजहब के नाम पर आपसे वोट का मुतालबा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक तरफ हकीकत बता रहा हूं हिंदुस्तान की जमहूरियत की, और कांग्रेस हरगिज हरगिज नहीं चाहेगी कि अखिलतों की एक सियासी आवाज पैदा हो जाए। मैं आपसे गुजारिश फिर से कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जमहूरियत में हिस्सा लेना अलग बात है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, मगर पार्टिसिपेट का मतलब यह नहीं है कि हमको हमारा मुकाम ना मिले। मुकाम मिलने के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। यहाँ नागपुर से हमारा इंतखाबी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर बटन दबाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन मैं जानता हूं कि हमारे वतन अजीज में एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें पूरी कोशिश कर रही हैं, मगर मुझे यकीन है कि आज भी हिंदुस्तान में जो गांधी और अम्बेडकर का मुल्क है, यकीनन फिस्ताई ताकतों को शिकस्त होगी। यह अंधेरी रात जरूर है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से इन अंधेरों को खत्म करेगा। अल्लाह एक नई रोशनी यहाँ पर पैदा करेगा। मगर याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी मुत्तहदा तौर पर अपनी आवाज को महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं बजाएंगे, तो फिर शिकायत करते रहिए। शिकायत करने से, घर में घुट घुट के जिंदगी गुजारने से इसका हल नहीं है। हल ये है कि निकलिए और मजलिस को अपनाइए, अपने पार्टी के हक में वोट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर कई मरतबा आया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आऊंगा और बार बार आता रहूंगा नागपुर के आपके इस मुबारक शहर में। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि 21 तारीख को वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, पतंग के निशान को बटन दबाकर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे नागपुर शहर के मजलिस